जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में बीपीएससी एडीओ 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फिर से कल पहला टेस्ट हुआ था, आज हम लोग दूसरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूबद्ध यानी लैंड लॉक है और जिनकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए और बताइए कितने हो जाएंगे। ये टोटल हो जाएंगे 5। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ये कौन कौन से हो जाएंगे जो लैंड लॉक्ड है? एक तो हो जाएगा, ऊपर से स्टार्ट करो, हरियाणा हो जाएगा, फिर अपना बीच वाला हो जाएगा एमपी, उसके बाद एक और स्टेट है तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ को ले लो। छत्तीसगढ़ के बाद बिहार के बगल वाला झारखंड लैंड लॉक्ड हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 जो है जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है इन 5 स्टेट का। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये सही है, जोड़ने का काम कर रहा है। सुएज नहर जो है ये किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। कील नहर जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करता है। एक और होता है इरी नहर होगा। इरी नहर जो होता है ये इरी झील को हडसन नदी से जोड़ता है। इरी झील है, इरी झील को हडसन नदी से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है, वहीं का आसपास का है। और एक होता है ये है सुपीरियर झील को हिरोन झील से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही सुमेलित थे, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो होगा, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना, तो ये ना केरल में है, ना कि तेलंगाना में। ये कहां पर है? ये केरल का झील है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा ये अभ्यारण्य जो है ना, यहाँ पर पक्षी हो गया, बहुत प्रकार के सरीसृप हो गया, उभयचर का भी निवास स्थान है। कौन सा? वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। वायनाड से अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और बहुत ही लोकप्रिय लोकसभा क्षेत्र रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी वाला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और यहाँ पर ना वर्षा की मात्रा जो होती है 200 से 250 मीटर से अधिक होती है, सेंटीमीटर से अधिक। और ये ना पश्चिमी ढाल पर होता है, कहाँ कहाँ? केरल प्लस कर्नाटक का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर करेक्ट वाला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है, ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आरी डोंगरी है, आरी डोंगरी या ये बैलाडीला का ही क्षेत्र है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही होता है, छत्तीसगढ़ ही लिखिए CH। और नोआमुंडी कहां पर है? ये झारखंड का है, ना कि उड़ीसा का, झारखंड का हो जाएगा। बैलाडीला तो छत्तीसगढ़ सही है। और गुरु महिसानी जो है ये ओडिशा का है, ठीक है, ये ओडिशा का हो जाएगा। तो ये तीनों जो है ना गलत दिए गए थे, एक ही सही था, बैलाडीला छत्तीसगढ़। चलिए छठा प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं को कोड कीजिए। यहाँ पर एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी गई, क्या? ज्वालामुखी पर्वत और उसकी अवस्थिति को मिलान करना है। विसुवियस जो है, बताइए इसको मिलान कीजिए। विसुवियस कहाँ होगा? फिलीपींस में। सही नहीं है ना, पूछा जा रहा था, एक ही फिलीपींस में। विसुवियस जो है ना फिलीपींस में नहीं है, ये वाला जो है ना एक गलत दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? ये इटली में है। कहां पर है ये हो जाएगा इटली का हो जाएगा, इसलिए ये वाला गलत था। फुजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर और कोलिमा जो हो जाएगा मैक्सिको का है। तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ ये वाला गलत था, तो सही नहीं पूछा जा रहा, यही आंसर होगा ना। चलिए आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, विकल्प बी इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर में जो उत्पन्न होता है और विकसित होता है चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी को कहते हैं। ये ना 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है। और ग्लोब पर इसको देखा जाए ना 5 से 8 डिग्री मान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड सुएस के द्वारा। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एडवर्ड सुएस।
ये ना मैन एंड बायोस्फीयर हो जाएगा, MAB। 1971 में यूनेस्को द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और वर्तमान में भारत में कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? तो भारत में अगर पूछा जाए कितने जैवमंडल, 18 जैवमंडल रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है कितने भारत में? 18 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। चलिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा बढ़ते क्रम में? सबसे पहले तो आप अरुणाचल प्रदेश को रखेंगे, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आ जाएगा हमारा ये वाला मिजोरम आ जाएगा दूसरे पर। तीसरे स्थान पर अपना सिक्किम आ जाएगा और चौथे पर आ जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4। देखिए 2, 1, 3 और 4 कौन सा राइट आंसर होगा? 2, 1, 3 और 4 विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए अगर जो, तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 17 पर्सन मान लो पर वर्ग किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर मिजोरम में कितना हो जाएगा? मिजोरम में 52 व्यक्ति हो जाएगा, 52 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। और सिक्किम की बात कही जाए तो 86 हो जाएगा। और नागालैंड में 119 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये ना पर्वत घाटी में स्थित होगा। ठीक, और जो पूगा घाटी है कहाँ का? लद्दाख का है। मणिकरण जो हो जाएगा कहाँ का? तो मणिकरण हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश का। ये वाला घाटी जो है कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का। एक है क्या मैंने बताया? पूगा घाटी। पूगा घाटी का पूछा जाए तो पूगा घाटी हो जाएगा कहां का? लद्दाख का हो जाएगा। और पूछा जाता है एक ताता पानी पूछा जाता है, ताता पानी। ताता पानी के बारे में अगर पूछा जाए, या सोनाटा, ताता पानी या सोनाटा कहते हैं इसको, ये वाला पार्ट हो जाएगा कहां पर? छत्तीसगढ़ का हो गया। और एक है जलगांव। जलगांव, अगर जलगांव के बारे में पूछा जाए तो ये है महाराष्ट्र का। ये सारे भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। अगला देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या होगा? तो हर 1000 जीवित जन्म में से पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा शिशु मृत्यु दर। तो विकल्प भी ये वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी इजी। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान होगा कौन सा? आटाकामा। आटाकामा हो जाएगा ना, जो कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। कहां पर है? साउथ अमेरिका में। कुल 40,600 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। क्लियर है? और ना एक शीत मरुस्थल है जो कि एंडीज पर्वतमाला जो है, कौन सा? एंडीज पर्वतमाला जो है यहीं पर इसी के अपतटीय क्षेत्र है, जो हम्बोल्ट की जलधारा प्रवाहित होने के कारण ये ना एक आदर्श मरुस्थल बन गया है। इसको मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अवस्थिति देख लीजिए आटाकामा का, जो पैटागोनियन है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, आटाकामा ये वाला हो जाएगा कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार और सोनरो, मोजाबे और बिहुआ हुआनज जो है ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। अगर ये आर्कटिक ओशन की बात, आर्कटिक रेगिस्तान ये कब ये पार्ट हो जाएगा कौन सा? जो कि उत्तरी अमेरिका के पार्ट में ये लगभग आ जाएगा। यूरोप में टाटा बाय बाय। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका में तो सहारा हो जाएगा। और उधर साइड अरब और थार मरुस्थल कहाँ का? एशिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक, और एशिया में कौन कौन सा होगा? और देखिए यहाँ पर कौन सा? गोबी मरुस्थल, तकला मकान, काराकोरम और क्योजोल कुम। अब इधर वाले पार्ट में आ जाए, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, स्टट, स्टोनी सिम्प्रान हो जाएगा, गिब्सन हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और तनागी ये पर हो जाएगा। और अंटार्कटिक रेगिस्तान इधर वाला पार्ट हो गया। ये सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या फिर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ ले लेना जाकर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? बिहार वाला कौन कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? सभी को पता है ये वेस्ट चंपारण में है, तो ये वाला तो हो ही जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये यूपी का है, तो ये नहीं होगा भैया। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का हो जाएगा? ये राजस्थान का है, तो ये भी नहीं होगा। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये बिहार के मुंगेर में है। कहां पर? बिहार के मुंगेर में है, तो ये वाला हो जाएगा। तो पहला और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी वाला हो जाएगा। और अदर बात किया जाए अभ्यारण्य का, तो एक कांवड़ झील जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में ही आता है, ये बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय में। कैमूर वाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर? रोहतास में हो जाएगा। नकटी डैम कहां पर है? जमुई में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिला में पड़ता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी वेस्ट चंपारण में पड़ता है। और एक है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो नवादा जिला में पड़ता है, नवादा में पड़ता है। और दरभंगा में एक है
कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभ्यारण्य है दरभंगा का पार्ट, भागलपुर में ना विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ये सारे आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट किया करो सारे लोग ना, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले स्थान पर क्या आएगा, कौन सा जिला? तो सबसे पहले स्थान पर रखो सिवान को। तो सिवान सबसे पहले स्थान पर किसी में है? सिर्फ बी वाले को छोड़ को कि सिवान हो जाएगा, किशनगंज और मधेपुरा। बी विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए मधेपुरा का जो है ना कितना है जनसंख्या वृद्धि दर 3.12 31.12%। और किशनगंज का कितना हो जाएगा? किशनगंज का हो जाएगा 30.44। और जबकि सिवान जिला की बात कही जाए तो यहां पर हो जाएगा 22.70। ठीक, चलिए आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? यह दिया गया था वक्त खान को। विकल्प सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यानी कि पख्तूनियाई शासक था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। कौन? वक्त खान। अगला देखिए, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 में लिखा गया था। विकल्प ए राइट आंसर होगा। जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से यह स्थापित हुआ था। यह शासन जो है इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाता और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी पुस्तक में चर्चा की गई थी। गांधी जी की और भी पुस्तक की बात कही जाए तो कौन कौन सा था? तो मैं यहां पर लिखता हूं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और कौन सा? मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। जल्दी जल्दी में लिखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। एक था गीता माता, गीता माता, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी की ही पुस्तक थी। और एक था द ग्रीन पंफलेट, द ग्रीन पंफलेट। ये सारे पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन एक बार और आया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसकी शुरुआत कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। और प्रथम व्यक्ति गांधी जी चुने गए थे। दूसरे कौन थे? तो दूसरे सेकंड स्थान पर थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहले थे गांधी जी। 1 2 3 कंप्लीट। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। विकल्प बी सही जवाब हो गया इसका। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन में माना था। रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी बोल्शेविक। विकल्प बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संधियों को काल अनुक्रम में सजाए और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। पहले देखिए कौन सा? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809, याद होगा आप सभी को 1809। बेसिन की संधि कब हुई थी? बसीन की संधि जिसको कहते हो 1802 में। श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792। और सालवाई की संधि हो जाएगी कितने में? 1782। तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा? 1782 वाला। दूसरे स्थान पर आएगा कौन सा? तीसरा, रंगपत्तनम की संधि। ठीक, और तीसरे स्थान पर आएगा सबसे पहले कौन सा? बेसिन की संधि। और 4 3 2 और 1 करेक्ट आंसर हो गया। 4 3 1 2 1 होगा ना, 4 3 2 1। विकल्प सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 22। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जो सुमेलित नहीं होगा वही इसका राइट आंसर होगा। पहला देखिए क्या, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये जो ना पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्याम जी लिख देता हूं शॉर्ट में, इनके द्वारा। तो पहला यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत हो गया, भगत सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। विकल्प ए वाला ही सुमेलित नहीं था। बाकी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, इसकी रचना की गई थी। एक और आता है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, राजाराम मोहन राय के द्वारा ये हुआ था। और अल हिलाल जैसा अगर समाचार पत्रिका पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जो है काली किंकर दत्ता द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। विकल्प ए वाला है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कब हुआ था स्थापना इसका? 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में हुआ था। कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त नाम था ना उसका, कुमार गुप्त था। और यह विश्वविद्यालय ना बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन का मेन केंद्र बना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये भी 5th सेंचुरी में ही बना था और बौद्ध धर्म के अध्ययन का भी एक केंद्र था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना विक्रमशिला की कब हुई थी? स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। कब? 8वीं सदी में किया गया था। और बौद्ध धर्म का महायान जो साइड था स्कूल का अध्ययन केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता था। तो ये सारा हो गया यहाँ पर क्लियर। नागपुर यहाँ पर केंद्र नहीं था। अगला देखिए, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है बताइए? तो एक खरोष्टी लिपि हो जाएगी। खरोष्टी नहीं दिया गया, खरोष्टी होना चाहिए, नहीं ब्राह्मी लिपि होगा। ठीक है, विकल्प ये वाला होगा। जो अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक, स्तंभ लेख शिलालेख बहुत सारा बनवाया, जिसमें 2 लिपि का यूज हुआ। एक तो ब्राह्मी लिपि का और दूसरी खरोष्टी थी। खरोष्टी ऑप्शन में नहीं था ना, इसलिए अगर दोनों आए तो दोनों टिक लगाना है, एक आए दोनों में से कोई एक लगा लेना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बताइए? महाकश्यप। विकल्प बी राइट आंसर। अगला देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी ने किया था। विकल्प डी हो जाएगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कौन कौन आते थे? तो अष्टप्रधान में शिवाजी का जो अष्टप्रधान था उसमें कौन कौन थे? पेशवा होंगे और कौन कौन थे? अमात्य। लिख दूं या बोल दूं? सुमंत होते थे, चिटनीस, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव, वाक्यानविश। वाक्यानविश ना गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री हुआ करता था। और एक सुमंत लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सुमंत जो होते थे ना, ये विदेश मंत्री होते थे। ये सारा आप लोगों ने देखा होगा, मोटा मोटी याद कराना जरूरी है अभी लास्ट समय में, क्योंकि अब 10 से 15 दिन एग्जाम के रह गए आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजन पद के बारे में असत्य कथन का चयन करे। कौन सा होगा? तो मगध महाजन पद का वर्णन जो है सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और मगध की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। किसने? बृहद्रथ ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो ये भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख हो जाएगा। विकल्प सी वाला यहाँ पर, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरन नामक स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश का सागर जिला। कहां पर? एमपी का जो सागर जिला है, यहीं से मिलता है ये एरन अभिलेख का प्रमाण। चलिए आगे देखते हैं। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। चलिए आगे देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पहला ही विकल्प राइट आंसर होगा। 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। कौन सा? पीबीडी का एक थीम था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए आगे देखिए, मिलान करने कहा जा रहा है। एक तरफ दिया गया है भागीदारी देश, दूसरी तरफ सैन्य अभ्यास। कौन कौन सा भागीदार देश था किस सैन्य अभ्यास में? इसको मिला लीजिए, उसके बाद कूट की तरफ देखेंगे। तो यहां पर देखिए, म्यांमार और भारत के बीच हुआ था इम्बेक्स। दूसरा वाला हो गया ना, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा हुआ था? मित्र शक्ति। और नेपाल भारत के बीच हुआ था सूर्य किरण। एक बच गया, बांग्लादेश भारत के बीच संप्रति हुआ था। तो 2, 1, 4, 3 यही हुआ ना, 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 विकल्प भी इसका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए, सेम थिंग मिलान करना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब इसका हो जाएगा मलेशिया में हुआ है था। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। SHE बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर रॉन्ग है? गलत कथन पूछा जा रहा है। तो SHE के बारे में कौन सा रॉन्ग होगा? तो इस अधिनियम के तहत ना क्या होता है कि विकास मंत्रालय जो है MWCD द्वारा लॉन्च किया गया था ना, इसके तहत जांच के लिए 100 दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो 100 दिन का समय निर्धारित है, ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ना 90 दिन का निर्धारण किया गया है, 100 दिन का नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? राइट आंसर होगा सऊदी अरब। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 10वां स्थान है। जो रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित एक वीडियो बनाया गया और प्राइजेस जो किनको किनको मिला है, इंपोर्टेंट प्राइजेस, दोनों वीडियो लगभग आपको, एक तो प्राइज वाला 1 घंटे का होगा, ये वाला आधे घंटे का वीडियो होगा, दोनों जाकर के देख लीजिए, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। टाइगर हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत में कितने विश्वविद्यालय शामिल है? सही जवाब हो जाएगा इसमें टाटा बाय बाय लड्डू, 0 हो जाएंगे। अगला देखिए, हाल ही में यूके में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मॉरिशस। आगे देखिए, हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम है ICGS अक्षर, विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ना ये भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा पर निर्माण को सुदृढ़ करेगा, जिससे कि अटल भारतीय तटरक्षक बल का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल माना गया, जो अदम्य श्रेणी का पोत नहीं है ये। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? ये 5 भाषाएं इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, जिसमें 5 भाषाएं कौन कौन से होंगे? जिनको 8वीं सूची में तमिल वाला हो जाएगा, 2004 में जो शामिल हुआ था, और संस्कृत हो जाएगा। 5 भाषा है तो नाम लिखना है ना। संस्कृत कब शामिल हुआ था भैया? 2005। तमिल है तो तेलुगु भी हो जाएगा, तेलुगु को शामिल किया गया था, तेलुगु प्लस कन्नड़ दोनों लिख लो। तेलुगु कन्नड़ 2008 में आया था, और एक था मलयालम, 1 2 3 4 और एक मलयालम हो जाएगा 5। मलयालम प्लस ओडिशा भी लिख लो, ओडिशा का ओडिया भाषा होगा ना, ओडिया ओडिशा जो भी हो, 2014 में आया था ये। तो ये ना कितने 5 भाषाओं को मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर कितने हो गए बताइए? पहले मान्यता था इन सारे को, ठीक है, ये 6 थे। अब जो 5 है ना, ये 5 कौन कौन से हैं? ये 5 लिख लीजिए। मराठी हो जाएगा, और इसके बाद पाली भाषा हो जाएगा, पाली, उसके बाद प्राकृत होगा, असमिया और बंगाली, असमिया और बंगाली, ये वाले 5 होंगे। पहले ये सारे थे 6 भाषा, अब जो हो जाएंगे ये 5 वाले, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़े। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना % करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100%। बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है यहाँ पर। पहला देखिए, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इनको ना भारत रत्न से सम्मानित किया ही नहीं गया, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिटिश नागरिक सम्मान में से एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ये वाला हो जाएगा। ये ऑनर 2 मिला है इनको, पहला और तीसरा सही जवाब होगा। पहला और तीसरा देखिए विकल्प सी दिया गया है, सी सही जवाब हो गया इसका। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022-23। हाल ही में शिगेरू इशिबा के सत्याग्रह के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह साने तकाइची, विकल्प सी हो जाएगा, सनाए या साने तकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार को घोषणा 2025 यानी फरवरी 2025 में की है? तो टोटल ये हो जाएंगे, संख्या जो है इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, टोटल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? किनको नहीं मिला है? तो एस कितागावा को नहीं मिला है, इसमें से इसको नहीं मिला है, तो नहीं पूछा जा रहा था ना, विकल्प सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये पुरस्कार वाला था ना, पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना जा करके, 1 घंटे का वीडियो है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। फाइंडिंग माय वे यानी फाइंडिंग माय वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसके लेखक जो है मलाला यूसुफजई है, ठीक है, और ये उनकी आत्मकथा है, इनका मलाला यूसुफजई का। और भी कई सारे पुस्तक हैं, आप PDF लोगे ना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये सारा इसका सेट मिल जाएगा, जाकर के PDF ले लीजिए जाकर के परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर, परीक्षा
वाटिका टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। Introducing the BPSC ADO 2026 Mega Mock Test. 40 full-length tests, daily quizzes, mentorship and stuff. अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? तो यहाँ पर ना द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया था। विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई? 48 देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अद्वितीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, नहीं। विभिन्न संविधानों का प्रभाव है, ये वाला तो हो जाएगा ना। और भारतीय संविधान इसकी विषय वस्तु और भावना में अद्वितीय तो जरूर है, तो ना अद्वितीय है, इसको मान लीजिए। और संविधान का प्रभाव है, अलग अलग देश से लिया गया है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बिल्कुल है। संप्रभुता की चर्चा तो है ही ऑलरेडी। 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो सारे के सारे यहाँ पर अदर संविधान से यहाँ पर इसको डिफरेंट करता है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अधिकार जो है भारतीय तथा विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है? ये कौन कौन से आर्टिकल होंगे ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो विदेशी को प्राप्त नहीं है कौन कौन सा होगा? आर्टिकल 15 हो गया, 16 जो कि लोक नियोजन में विशेष अवसर की क्षमता हो गया, आर्टिकल 19 जो हो जाएगा जो अव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन ये सब होगा, और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति, ये सारा विदेशियों को नहीं प्राप्त है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, विकल्प डी वाला यहाँ पर सही जवाब। फटाफट सारे लोग कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।